उस सुबह मैं अपनी ड्रीम कंपनी की कॉल की वजह से उठी। उनके बॉस को मेरा रिज्यूमे काफ़ी पसंद आया था और मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। मुझे तैयार होना था और इंटरव्यू बस 3 घंटों में था। मैंने एक ब्लाउज पहना, खुद बनाई हुई मिनी स्कर्ट और साथ में जिमी चू के जूते। 12 बजे तक मैं कंपनी की बिल्डिंग में पहुंच चुकी थी, पर ट्रैफिक जैम की वजह से मेरे पास सिर्फ 5 मिनट बचे थे मीटिंग से पहले। मैं एलिवेटर की तरफ भाग कर गई, पर एलिवेटर नहीं चल रहा था। इधर उधर सीढ़ियों की तरफ भी देखा मैंने, पर 45वें फ्लोर तक इन जूतों के साथ चढ़ना नहीं। एक महंगा सा सूट पहनकर एक आदमी खड़ा था वहीं पर। वो भी एलिवेटर को देखकर कुछ गालियां बोल रहा था। फिर उसने कहा कि दूसरी साइड पर एक फ्रेट एलिवेटर है। हम उसकी तरफ बढ़े और हमारे साथ एक काफी खूबसूरत बालों वाला लड़का भी। उसका नाम मैंने ब्यूटी रख दिया। फ्रेट एलिवेटर के पास एक और लड़का खड़ा था। उसने मुझे देखकर स्माइल किया, काफी अच्छा लग रहा था और जाना पहचाना भी। जब एलिवेटर के दरवाजे खुले 1 सेकंड के लिए मैं हिचकिचाई। 3 लड़कों के साथ अकेले इस एलिवेटर में, पर मेरे पास सिर्फ 1 मिनट बचा था 45वें फ्लोर तक पहुंचने के लिए, तो कोई रास्ता नहीं था। ये एलिवेटर ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता था और काफी धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। मैंने उन सबको कोई ना कोई नाम देने का फैसला किया। जो सूट वाला आदमी हमें इस एलिवेटर तक लाया था, उसका नाम मैंने नर्ड रख दिया। ब्यूटी का तो पहले ही बता चुकी हूँ, और ये जो तीसरा था, इसका नाम मैंने खूबसूरत रख दिया। अब 12:05 हो चुके थे। मैं लेट थी और शायद मेरा करियर अब खत्म था। मैं काफी परेशान हो गई। अचानक से एलिवेटर बड़ी जोर से हिलने लगा। मैं सीधा जाकर खूबसूरत के ऊपर गिर गई और एलिवेटर रुक गया। ब्यूटी ने एकदम से हल्ला मचाना शुरू कर दिया, बटन दबाना शुरू कर दिया डिस्पैचर को बुलाने के लिए, पर कोई जवाब नहीं आया। नर्ड ने हमें शांत होने को कहा और उसने कहा कि ऐसा पहले भी हो चुका है और हम जल्द ही यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। मैंने अपना फोन बाहर निकाला, पर कोई सिग्नल नहीं आ रहा था। नर्ड ने भी चेक किया और उसके फोन में भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि अब हम यहीं फंस चुके हैं। 10 मिनट बीत गए और एलिवेटर नहीं हिला। नर्ड ने कहा कि ये थोड़ा अजीब है, ऐसा नहीं होता कभी भी। एलिवेटर सच में खराब हो गया होगा। मुझे थोड़ा अजीब सा महसूस होने लग गया। तभी ब्यूटी कहने लगा कि वो इस बिल्डिंग के हर इंसान को सू कर देगा। कितनी अजीब बातें कर रहे थे ये लोग। उसने तो बहुत जोर से अपना हाथ स्पीकर पर भी मारा। मैं भी चौंक गई। तब नर्ड ने कहा कि शायद कनेक्शन खराब था इस ब्रेक की वजह से, और वो भी ठीक करवाना पड़ेगा। हम सब इंतजार कर रहे थे। 3 अनजान लोगों के साथ मुझे एक एलिवेटर में अकेले बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। एक टाइम पर तो मुझे सांस आनी बंद हो गई। अचानक से एलिवेटर में बड़ी तेज की आवाज हुई और हम तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगे। कई फ्लोर तो नीचे गिर ही थे और मैं मरने के लिए तैयार हो रही थी, पर अंत में एकदम से एलिवेटर रुका और मैं जोर से जमीन पर गिरी और इसमें मेरे महंगे जूतों की हील भी टूट गई। ब्यूटी ने चिल्लाना बंद किया। अब वो डर से कांप रहा था। नर्ड बड़ी जोर जोर से गालियां दे रहा था और खूबसूरत अपने आप को दीवार के साथ लगा के रेलिंग पकड़ के खड़ा हो गया था। ऐसा लग रहा था कि अगर अब हम में से कोई भी हिला तो एलिवेटर नीचे गिर जाएगा, और मुझे कहीं ना कहीं से तो धुएं की बदबू आ रही थी। मैं बहुत डर गई। खूबसूरत मेरे पास आया और उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा। उसने कहा कि सब ठीक हो जाएगा। तभी हमें स्पीकर में से डिस्पैचर की आवाज सुनाई दी, बिल्डिंग में आग लगी है। उसने फिर से दोहराया, बिल्डिंग में आग लगी है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, मदद आती ही होगी। जब उनकी आवाज बंद हो गई तो मुझे लगा कहीं हम यहीं न रह जाएं, तो मैं एलिवेटर के दरवाजे पर जोर जोर से अपने हाथ मारने लगी, पर नर्ड ने मुझे रोक लिया। तभी स्पीकर से दोबारा आवाज आई। उन्होंने कहा कि वो हमें निकालेंगे और हमें एलिवेटर के दरवाजे को खुद खोलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ब्यूटी कहने लग गया कि उसकी मर्सिडीज बिल्डिंग के एकदम सामने खड़ी है और उसे उस गाड़ी को बचाना ही है किसी भी हाल में। नर्ड ने उसे चुप कराया और हमने ये फैसला किया कि हमें रेस्क्यूअर्स की वेट करनी चाहिए। हम सब जमीन पर बैठने वाले थे ताकि थकावट ना हो, क्योंकि उससे सांस लेने में तकलीफ होगी। जब हम बैठ गए तो धुएं की भी बदबू कम आने लगी। अब नर्ड चुपचाप कुछ सोच रहा था। खूबसूरत मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था। उसने मुझसे कई सारी बातें करी, कुछ मजाक भी किए। फिर अचानक से मुझे देखकर चुप हो गया। ये बहुत अजीब था। मुझे थोड़ा डर भी लगने लगा। तभी अचानक से नर्ड ने कहा कि हमें खुद को निकालना पड़ेगा, वरना हम यहाँ ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर जाएंगे। अगर हम पैनिक करते रहे तो कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। हमें दरवाजे खोलने ही थे। नर्ड खड़ा हो गया और हैंड रेल को पकड़कर एलिवेटर के ऊपर की शाफ्ट को खोलने लगा। मुझे लग रहा था कि हम नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि एलिवेटर बड़ी जोर से हिल रहा था। खूबसूरत ने उसे रोका, पर वो नहीं रुका। जब उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा तो उसने सबको धक्का लगाकर चीख दिया,
कि मुझे हाथ मत लगाना। तभी सब काफी डर गए, खासकर कि मैंने सबको समझाने की कोशिश करी कि अगर हम लड़ाई करेंगे तो ऑक्सीजन जल्दी खत्म हो जाएगी और हमें मिलजुल कर यहाँ से निकलने का रास्ता निकालना चाहिए। खूबसूरत भी मेरी बात से सहमत था। फिर मैंने मुड़कर ब्यूटी की तरफ देखा। उसे तो काफी पसीने आ रहे थे और सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। वो थोड़ा अजीब सा बर्ताव करने लगा था। कहने लगा कि वो भी मरने को रेडी नहीं है और उसने जो मर्सिडीज ली थी वो एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए थी और अभी तक वो उसे अपना प्यार बता भी नहीं पाया था। कितने अजीब लोग थे ये। एक अपनी गाड़ी के बारे में बात करना बंद नहीं कर सकता था और दूसरा लड़ाई करने वाला था। अचानक से मुझे भी अजीब सा महसूस होने लग गया और मेरा सर चकराने लगा। क्या मैं यही मरने वाली थी? नर्ड ने मुझसे पूछा कि मेरे पर्स में कुछ है जिससे हम ऊपर के दरवाजे को खोल सकें। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने बैग में से कुछ निकालने की कोशिश करी। धुआं भी बढ़ता जा रहा था। मुझे अपने बैग में एक नेल फाइल मिला जो मैंने नर्ड को पकड़ा दिया। वो खड़ा हुआ और ऊपर से हैच को खोलने की कोशिश करने लगा और कामयाब हुआ। तभी नर्ड ने मुझसे कहा कि मैं उसके कंधे पर चढ़कर हैच के बाहर देखने की कोशिश करूं। मैं ऐसा कभी नहीं करने वाली थी, खासकर इसलिए क्योंकि मैंने एक स्कर्ट पहनी थी। खूबसूरत ने उससे कहा कि मुझे परेशान ना करे। नर्ड थोड़ा सा गुस्सा हो गया, फिर कूदकर खुद ही ऊपर चढ़कर देखने लगा। मैंने खूबसूरत का शुक्रिया अदा किया। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो वो थोड़ी अजीब ढंग से मुझे देख रहा था। उसका चेहरा मेरे काफी करीब था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे किस करने वाला है। मैंने उसे धक्का लगाकर पीछे कर दिया। फिर वो मेरे कान के पास आकर धीरे से कुछ कहने लगा कि वो मुझे पहचान नहीं पाया था पहले, पर अब उसे याद आ चुका है। इसका क्या मतलब हो सकता है? फिर अचानक उसने मुझे दोबारा किस करने की कोशिश करी। मैंने उसे जोर से धक्का लगा दिया और मैं ब्यूटी की तरफ मुड़ी जो एक कोने में रो रहा था। अब खूबसूरत मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ा अजीब सी तरह से देख रहा था। अचानक से मुझे याद आ गया कि वो कौन है। मैंने उसकी तरफ देखा और चिल्लाने लगी कि तुम ही वो मोटा आदमी हो जिससे मैं काफी टाइम से पीछे छुड़वाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने तुम्हें पहले कैसे नहीं पहचाना? वो धीरे से मेरे पास आने लगा। तभी मैंने उसकी आंखों में देखकर चीखा कि मुझे तुम याद आ चुके हो। तुम्हारा नाम जैक है और तुम तब भी घिनौने लगते थे और आज भी बिल्कुल नहीं बदले। शायद मेरी बात सुनकर वो शौक में चला गया और वो वहीं खड़ा हो गया जहाँ पहले था। तभी मुझे नर्ड की आवाज़ आई हैच से। उसने कहा कि ऊपर एक एग्जिट है पर उसे किसी की मदद चाहिए थी। अब मुझे अपनी स्कर्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, मुझे बस यहाँ से निकलना था। मैंने नर्ड से मदद मांगी और फिर मैं ऊपर चढ़ गई। जब मैं चढ़ रही थी तो एलिवेटर के ऊपर की जो रस्सियाँ थी बड़ी ज़ोर से आवाज़ें कर रही थी। हैच से निकलने पर मैंने ये भी देखा कि उनमें से एक रस्सी तो बस टूट ही गई थी। मैंने ऊपर चढ़ के आसपास देखा। जो दरवाज़ा था ऊपर के फ्लोर का वो काफ़ी दूर था। नर्ड ने कहा कि मुझे ऊपर चढ़ना चाहिए और मदद के लिए बुलाना चाहिए, पर आखिर मैं क्यों? उसने मुझे धमकी दी कि वो मुझे यहीं लिफ्ट के ऊपर छोड़ के चला जाएगा अगर मैं नहीं गई। कितना डरपोक था वो, खुद नहीं गिरना चाहता था। मैंने उसे कह दिया कि मैं नहीं चढ़ूंगी। वो बहुत गुस्सा हुआ और मेरी तरफ बढ़ने लगा। अचानक से हमें डिस्पैचर की आवाज़ आई। कुछ 5 सेकंड के बाद एलिवेटर नीचे की तरफ जाने लगा। मैं वापस नीचे एलिवेटर के अंदर जाना चाहती थी, पर नर्ड ने मुझे धक्का लगाया और खुद अंदर चला गया और फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने उसे बहुत चीख कर कहा कि दरवाज़ा खोलकर मुझे अंदर आने दे, पर उसने नहीं खोला। तभी अचानक से एलिवेटर रुका और अब ऊपर की तरफ बढ़ने लग गया। कहीं से धुआं आने लगा। मैं गिरते गिरते बड़ी मुश्किल से बची। तभी एक रस्सी टूट गई और एलिवेटर फिर से वहीं खड़ा हो गया। हर जगह धुआं था और मुझे सांस भी नहीं आ रही थी। मुझे दिखाई दे रहा था कि ऊपर के फ्लोर का कोई दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने अपनी बची कुची हिम्मत जुटाई और रस्सी को पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश करी और बोला कि हमें मदद की ज़रूरत है। काफ़ी ज़्यादा धुआं हो चुका था। अब जागे रहना बहुत मुश्किल था। मेरी आंखें बंद हो रही थी और अचानक से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मुझे ऊपर खींच रहा है। इस बात को कुछ समय बीत गया। मैं ठीक हो ही रही थी कि मुझे एक और कॉल आया उसी कंपनी से, दोबारा इंटरव्यू के लिए आने के लिए। उस दिन इतना सब हो गया था तो इस बार मैं जूते पहनकर गई और पूरे 45 फ्लोर चढ़कर गई। वहां पहुंचकर मैंने अपने बॉस का दरवाजा खटखटाया और जब मैंने दरवाजा खोला, टेबल पर नर्ड बैठा था जो उतना ही हैरान था मुझे देखकर जितनी मैं उसे देखकर थी। मैंने दरवाजा बंद कर दिया और वहां से आ गई। ये सब और नहीं सह सकती थी। हाय, मेरा नाम विकी है और मैं 14 साल की हूँ। क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम किसी चीज़ पर निर्भर हो? मैं 1 घंटा भी इंटरनेट के बिना नहीं बिता सकती। कोई सिगरेट पीता है,
कोई शॉपिंग करे बिना नहीं रह सकता, कुछ लोग खाते रहते हैं। मैं सोशल मीडिया पर पूरी तरह से निर्भर हूँ, उसके बिना मैं नहीं चल सकती। मेरी कहानी अंत तक देखो और जानो कि कैसे अगर एक इंसान से वो चीज़ ले ली जाए जो उसे बहुत ज़रूरी है तो क्या होता है। मैं अपने माँ बाप के साथ रहती हूँ और वो सोशल मीडिया के थोड़ा अगेंस्ट हैं, खिलाफ हैं। मेरी माँ तो कहती है कि ये सोशल मीडिया एक दिन मुझे खा ही जाएगा, पर उन्हें क्या पता, उन्हें तो स्मार्टफोन भी ढंग से चलाना नहीं आता। उन्हें सिर्फ एक फ़ोन कॉल्स के लिए चाहिए, पर बाकी गैजेट्स के फंक्शंस वो इस्तेमाल ही नहीं करते। क्या तुम करते हो? हमारे स्कूल के प्रिंसिपल भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। उन्होंने क्लास के समय इंटरनेट यूज़ करना बैन कर रखा है और सोशल नेटवर्क तो वो वैसे ही समझ नहीं पाती। उन्हें लगता है ये कोई घिनौना खेल है और सब लोग इसमें फंस जाते हैं। मैं तो उस बैन से जूझ ही नहीं पाई। मैं चाहती थी कि मैं ऐसे लोगों के आसपास हूँ जिनको भी इंटरनेट की बहुत ज़रूरत है, और हमने एक प्रोटेस्ट तैयार करी। हमारे टीचर्स हम पर ध्यान नहीं देते थे, तो मैंने फैसला किया कि मैं खुद ही सबका ध्यान खुद पर खींचूंगी, और मैंने इस चक्कर में स्कूल के जिम पे पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। खिड़की तो टूटी, पर वो गलती मेरी थी। वो प्रिंसिपल का ऑफिस निकला। मुझे बहुत डांट पड़ी। प्रिंसिपल इतना गुस्से में थे कि उन्होंने मेरी मम्मी पापा को बुला लिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं बेहतर बिहेव करना नहीं शुरू करूंगी तो वो मुझे स्कूल से ही निकाल देंगे और मुझे सफाई तक करने के लिए उस स्कूल में नहीं घुसने देंगे। क्या तुम्हारे माँ बाप को कभी स्कूल बुलाया गया है? तो तुम समझ सकते हो मैं क्या कह रही हूँ। घर पहुँचकर पापा ने मुझे बहुत डांटा और उन्होंने कहा अब मैं 1 हफ्ता इंटरनेट के बिना बिताऊंगी और अपने कमरे में रहूंगी। उन्होंने मेरा फ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट सब ले लिया। मैं तो शॉक में चली गई। मुझे नहीं लगा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मैंने उन्हें मनाने की कोशिश करी कि वो मुझे सब कुछ लौटा दें। जैसे ही पापा मेरे कमरे से निकले, मेरी मम्मी एक ड्राइंग किट, चेस और चॉकलेट्स ले आई। सच में क्या ही एक मजाक हो रहा था? मैंने फैसला किया कि जब तक मुझे मेरा फ़ोन वापस नहीं मिल जाता मैं कुछ नहीं खाऊंगी। मुझे भूख तो लग रही थी, पर फिर भी मैं अपनी बात पर टिकी रही। मेरे माँ बाप को डराने के लिए मैं अपने कमरे की चीज़ें तोड़ने फोड़ने लग गई। अगर मेरे पापा मुझे बंद करने वाले थे तो मैं इस कमरे की हालत खराब करने वाली थी। मेरी माँ वहीं दरवाजे पर खड़ी रही। उन्होंने मुझे कहा कि कम से कम चीखना तो बंद कर दो। मुझे अपने माँ बाप को परेशान करने में बड़ा मजा आता था। मेरी माँ अचानक से पीछे हुई जब मैंने दरवाजे को लात मारी। शाम को मैं तंग आ चुकी थी, कमरे में बंद हुई तो मैंने फैसला किया कि मैं खिड़की से बाहर चली जाऊंगी। मैंने पहले क्यों नहीं सोचा था इतना अच्छा आइडिया, पर मैं निकल नहीं पाई। मेरे पापा को पता चल गया और उन्होंने मुझे पकड़ लिया। सजा के तौर पर उन्होंने मुझे बाथरूम में बंद कर दिया और कहा कि ये मेरी भलाई के लिए ही है। वो ऐसा कैसे कर सकते थे? बाथरूम में सोना कोई ठीक बात नहीं, बिल्कुल भी आसान नहीं था। सुबह मैं बहुत थकी हुई उठी। मुझे याद आया कि मैंने पिछले दिन से कुछ नहीं खाया और खाने और भूख के कारण मुझे और गुस्सा चढ़ गया अपने पापा पर। थोड़ा शांत होने के लिए मैं गर्म पानी के टब में घुस गई। मुझे लगने लगा थोड़ी देर बाद कि मुझे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं। कहीं आसपास से ही आ रही थी। क्या मैं पागल हो रही थी? नहीं, वो सिर्फ मेरे माँ बाप की आवाजें थी जो बातें कर रहे थे और हंस रहे थे किचन में, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। क्या उन्हें बिल्कुल परवाह नहीं थी कि उनकी बेटी इंटरनेट के बिना पागल होने वाली है? मैं यहाँ बाथरूम में बैठी थी, तभी अचानक से मेरे माँ बाप में से किसी एक ने एक नोट भेजा दरवाजे के नीचे से। उन्होंने कहा कि मुझे मेडिटेशन करनी चाहिए। वो ऐसा कैसे कह सकते थे? मैं ऐसा कभी नहीं करने वाली। चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं इंटरनेट वापस लेकर रहूंगी। अगले 2 घंटे मैं इधर उधर घूमती रही, बाथरूम में सोचती रही कि मैं बदला कैसे लूं, कैसे उन्हें मनाऊं कि फोन के बिना नहीं रहा जा सकता। मैंने सोचा इससे बेटर कोई आइडिया नहीं है कि मैं उन्हें कहूँ कि मैं शर्मिंदा हूँ। मुझे और कोई आइडिया नहीं आ रहा था। मैं एक बहुत बड़ी सी आवाज करने वाली थी और अचानक से दरवाजे पर खटखटाकर मेरी माँ जब मुझे देखने आती तो मैं बेहोश होने का नाटक करने वाली थी। मेरा प्लान कामयाब नहीं रहा। मैं बेहोश तो नहीं हो पाई। फिर मैंने फैसला किया कि मैं अपने बाथरूम का शीशा तोड़ दूंगी और खुद को उससे काट लूंगी। डर कर मैं खुद ही चीखने लग गई जब मुझे चोट लगी और अपनी माँ को बुलाया। जब मेरी माँ ने मुझे रोता हुआ देखा और इतने खून में देखा तो वो ऑलमोस्ट फेंट ही हो गई और अचानक से मेरी मदद करने लगी। जब मेरी माँ मेरा हाथ पे पट्टी बांध रही थी, मुझे खुद ही शर्मिंदगी हो रही थी। ये सब क्या था? फिर मेरे पापा ने कहा कि वो मुझे कहानी पढ़कर सुनाएंगे। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने सोचा उनको बाद में समझाऊंगी। इंटरनेट के बिना तीसरी सुबह जब हुई, मैं खुद ही इतना परेशान हो गई थी कि मैं कुछ पढ़ने लग गई। काफी समय से मैंने कोई किताब नहीं पकड़ी थी। पढ़ना मुझे अच्छा लगता था,
तो मैं एक किताब शाम तक पढ़ने लग गई। सोने से पहले मैंने अपने माँ बाप की आवाज़ें सुनी किचन में। पता नहीं वो किस बारे में बात कर रहे थे। शायद ये सोच रहे थे कि मैं कितनी बुरी बेटी हूँ। अचानक मुझे उनका चेहरा याद आया जब उन्होंने मेरे खून से भरे हुए हाथ देखे थे। मुझे लगा कि मैं कुछ ज़्यादा ही बदतमीजी कर गई और मैंने ये गलत किया। चौथे दिन मैंने फैसला किया कि मैं अब उन्हें परेशान नहीं करूँगी। उनसे बात करूँगी और उन्हें समझाऊंगी कि मुझे इंटरनेट की ज़रूरत क्यों है। शायद तब वो समझ पाएंगे। आधे दिन तक मैं ये सोचती रही कि मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि ये ज़रूरी क्यों है, कि ज़िंदगी कैसे आगे बढ़ सकती है इंटरनेट के साथ। पर धीरे धीरे मुझे इसके नुकसान भी दिखने लगे। मुझे पता चलने लगा कि वर्चुअल वर्ल्ड के बाहर क्या चल रहा है मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। तो अगले 2 दिन मैं फोन के बाहर वाली दुनिया देखने लगी। मैं सब कुछ कर रही थी जो मैं एक बंद कमरे में कर सकती थी। सफाई करी, किताब पढ़नी खत्म करी, अपने अलमारी समेटी, यहाँ तक कि पेंटिंग भी करी कंप्लीट जो मैंने साल भर पहले शुरू करी थी। मेरी माँ ने भी एक ईबुक बनाई, मेरे फेवरेट पैनकेक्स बनाए स्ट्रॉबेरीज के साथ। मैंने उन्हें शुक्रिया तो कह दिया, पर याद आ गया मुझे कि मैं अभी भी उनसे नाराज हूँ। छठी रात को मैं सो नहीं पाई। अचानक से मैं सोचने लगी कि मैं खुद को थोड़ा आराम तो दे ही सकती हूँ। मेरे माँ बाप भी इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, पर मुझे गुस्सा चढ़ने लग गया। वो बिल्कुल नहीं सोचते थे कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। मुझे एक क्रिमिनल की तरह कमरे में बंद कर रखा था। हर घंटे बस आकर खाना दे देते थे। फिर से गुस्सा हो गई मैं और मैंने फैसला किया कि मैं यहाँ से निकलने वाली हूँ। इस बार मैं ऐसा प्लान बनाऊंगी कि मैं फेल ना हूँ। मैं बाथरूम में गई और मैंने दोनों नल के चला दिए और प्लग लगा दिया ताकि वो पानी ड्रेन ना हो। अब देखती हूँ वो फ्लड से कैसे डील करेंगे। पानी काफी जल्दी ऊपर आ रहा था। मेरे पैर तो डूब भी चुके थे। अब देखती हूँ उन्हें कैसा लगता है ये शावर। आधा घंटा बाद मेरे माँ बाप मेरे कमरे में भागते हुए आए। जब मेरे पापा मेरे नलके बंद कर रहे थे, मेरी माँ चीख रही थी और भागकर उन्होंने दरवाजे खोले। मैंने देखा मेरा फोन किचन के टेबल पर पड़ा है। मैं उसे तुरंत पकड़कर घर के बाहर भाग गई। आधा किलोमीटर भागने के बाद मैं कुछ कूड़ेदान के पीछे छुप गई और ऑनलाइन गई। फाइनली जितना समय मैं आइसोलेशन में थी, मेरे दोस्तों ने कितनी सारी नई तस्वीरें डाली। मैं अब उतनी लाइक्स कभी नहीं ला पाऊंगी। ये क्या हो गया था? मुझे तो पता भी नहीं चला कब कितने घंटे बीत गए और मैं इंटरनेट पर बैठी रही। क्या हो गया था मुझे? कूड़ेदान के पीछे बैठकर फोटोज लाइक कर रही थी। शायद अब तक घर में पूरी जगह पानी फैल गया होगा। अगर मेरे माँ बाप मेरे बिना उसे नहीं संभाल पाए तो मैंने ही तो ये सब किया था। और हमने अभी हाल ही में तो घर ठीक किया था। जब मैं घर पहुंची तब तक अंधेरा हो चुका था। मैं पीछे के दरवाजे से घुसकर किचन में देखने लगी। मेरे माँ बाप बैठकर कॉफी पी रहे थे चुपचाप। वो थक गए थे और उनकी आंखों के नीचे खड्डे थे। मेरी माँ ऐसा लग रहा था रो रही है। मैंने तो उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। मैं बहुत शर्मिंदा थी। उन्हें हिम्मत जुटाई और माफी मांगी। मेरे पापा ने मुझे डांटा नहीं, बस मुझे टेबल पर बुलाया और मेरे लिए कॉफी बनाई। जब मेरी माँ ने देखा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ तो वो खुश हो गई। पता चला कि पापा भी बचपन में ऐसे ही थे और उन्होंने भी अपने घर में पानी चला दिया था। उन्हें इस बात पर गुस्सा चढ़ा था कि उनके माँ बाप ने उन्हें एक रॉक कॉन्सर्ट पर नहीं जाने दिया और उन्होंने बदले में ये किया। शायद मेरी जीन्स में था ये सब। हमने 1 घंटे से ज्यादा बैठकर बातें करी। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे माँ बाप इतने दिलचस्प निकलेंगे। तुम्हें मेरे पापा के मजाक सुनने चाहिए थे। हंस हंस के हम सब पागल हो गए। मेरी माँ ने एक मूवी देखी थी हाल ही में, उन्होंने उस बारे में बताया। मुझे तो पता भी नहीं था कि वो मूवीज देखती हैं। सब ठीक करने के लिए हमने फैसला किया कि हम एक परिवार की तरह मूवी देखने जाएंगे। जब मैं 7वें दिन उठी, पहली बार मेरा मन नहीं किया कि मैं सोशल मीडिया पर जाकर देखूं। मेरा फोन मेरे बेड के पास ही पड़ा था। मेरे पापा ने नहीं लिया था। फिर भी, जबकि पहले तो मैं उठते ही सबसे पहले अपने दोस्तों की फोटोज देखती थी और अपने पूरी सुबह फोन में घुसा के निकाल देती थी। आखिर मेडिटेशन के लिए थोड़ा तो कंसंट्रेशन चाहिए। 7 दिन इंटरनेट के बिना बिताने के बाद मुझे पता चला कि दुनिया इतनी भी बोरिंग नहीं है। अब मैं बेहतर चीज़ें करना चाहती हूँ और अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहती हूँ। मुझे शर्मिंदगी है कि मैंने कैसा बर्ताव किया, पर मेरे माँ बाप ने मुझे माफ़ कर दिया। मैं चाहती हूँ कि तुम भी ऐसा ही करो। अपने घर वालों और दोस्तों के साथ समय बिताओ, सिर्फ ऑनलाइन नहीं, असलियत में भी। ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करना। तुम्हारा दिन अच्छा रहे।